हेलो गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सामान्य विज्ञान घटना चक्र का 25 महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में है और पार्ट 8 चल रहा है। उसके पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जा कर के ज़रूर देख लें। चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की जो क्वेश्चंस है उसके बारे में। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो देखिएगा पूरा वीडियो एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का इकाई है। दैट मीन्स चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, यानी कि उसका मात्रक क्या है, ये बताना है। तो वे जो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, एक नक्षत्र का रंग इस पर निर्भर करता है। मतलब एक नक्षत्र जो चलता है वो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो वो चलता है आपका पृष्ठ ताप पे, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ ताप पे निर्भर करता है, उसका सरफेस टेम्परेचर पे निर्भर करता है एक नक्षत्र का रंग यानी कलर। चलते हैं अगला प्रश्न के बाद। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है ना। इन निम्नलिखित जो ग्रह दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका बुध, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। और यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वो है बृहस्पति, और शुक्र जो है वो है पृथ्वी का बहन, यानी कि भोर का तारा या शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कितने अल्फा कण निकले हैं, यानी कि ये जो अभिक्रिया दिए हुए हैं यहाँ पे वो कितने अल्फा कण निकले हैं ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 84 परमाणु संख्या है, सॉरी यहाँ पे 92 है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 84 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ, ये आपका 234 दरम्यानी संख्या था, लेकिन अब हो गया 218। क्लियर, 92 से 84 परमाणु संख्या हो, तो परमाणु संख्या में कितना अंतर हुआ ये समझिए। तो यहाँ पे देखिए 6 और 2 8 की चेंजिंग है, यानी 92 में सब 84 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 8 का अंतर है। यानी कि क्या, एक अल्फा कण जब निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है, और क्या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो अगर 8 परमाणु संख्या घटा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है ना कि 4 अल्फा कण निकले होंगे। क्या बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप कि यहाँ पे 4 अल्फा कण निकले होंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, कितने अल्फा कण निकले हैं, है ना। तो यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या 4 अल्फा कण निकला है। तो 4 अल्फा कण निकला है तो परमाणु संख्या में 8 की कमी हो गया है। देखिए ना, यहाँ पे 92 था और अब कितना हो गया, 84 हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब एक अल्फा कण निकलता है किसी भी परमाणु से तो 2 परमाणु संख्या की कमी हो जाती है और 4 द्रव्यमान संख्या की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की जब कमी हुई तो टोटल कितना निकला था, 4 अल्फा कण निकल चुका था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन दूसरों से भिन्न है, यानी कि जो दिया हुआ है ऑप्शंस में उनमें से सबसे भिन्न कौन सा है ये बताना है। तो ये जो आपका है वो है लिग्नाइट, ये ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एल्कोहल, डीजल, उसके बाद गैसोलीन, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन लिग्नाइट क्या है, एक कोयला का टाइप्स है, यानी कि कोयला का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ईंधन दूसरों से भिन्न है, तो भिन्न है आपका कौन सी हो जाएगा, लिग्नाइट। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बायोगैस निम्नलिखित का मिश्रण है। जो बायोगैस होते हैं, जो बायोगैस होते हैं वो निम्नलिखित किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो ये जो होते हैं आपके उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मीथेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना चीज़ों का मिश्रण से बनता है आपका बायोगैस। क्लियर, राइट नाउ आपको समझ आ रहा होगा बातें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। मतलब कह रहा है कि प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित हो, यानी हम जब किसी को बोलते हैं या कोई साउंड हमारी दीवार से टकरा करके जब फिर पश्चात हमारे फिर कानों तक पहुंचती है तो उसकी टाइम कितनी होती है, कितने समय में पहुंच जाती है? तो वो पहुंचता है आपका 1/10 सेकेंड, है ना, 1/10 सेकेंड। ये 1/10 सेकंड का मतलब वो 0.1 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक दोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? द्रव्यमान को, तो आपको दोलन काल यानी कि दोलन काल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखिए, वो होता है आपका टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का मतलब टी बराबर जो होता है वो होता है 2π√L/G। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए कहीं भी द्रव्यमान की बात किया है, यानी कि मास है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका दोलन काल होता है वो द्रव्यमान से क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, बिल्कुल उससे मुक्त होता है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये अपवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई में बोलता दुगना करते हैं तो भले चेंज हो सकता था, अगर बोलता कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें का चेंजिंग हुआ है तो ये भले चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्या, एक दोलन द्रव्यमान दुगना किया जाए। द्रव्यमान जब दुगना होगा तो क्या होगा, इसके दोलन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान को दुगना किया गया, तो द्रव्यमान को दुगना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो ये क्या होगा, अपवर्तित रह जाएगा। यानी ऑप्शन डी सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अपवर्तित, यानी कि क्या, अनचेंज, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न देखिए न्यूमेरिकल है, क्या है, निम्न परिपथ में वोल्ट मीटर भी का पठन होगा, यानी कि क्या, भी मतलब वोल्ट मीटर, यानी कि भी कितना वोल्ट होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझ रहे हैं क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 100 ओम और यहाँ पे 200 ओम, यानी कि दो प्रतिरोध दिए हुए हैं। इसको मान लेता हूँ मैं R1 और इसको मान लेता हूँ मैं R2। ठीक है, जब इसका समतुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे, श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, R1 + R2, है ना, प्लस R2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे यानी 100 + 200 यानी कि कितना है, 300 ओम हो जाएगा, है ना। 300 ओम आपके पास आ चुका है। ये क्या है, ये आपका कुल प्रतिरोध है, यानी कि ये आपका आ गया। अगर आप यहाँ पे धारा का मान निकालते हैं I बराबर, तो I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, अब भी आपके पास कितना है, 12 वोल्ट है। देखिए ना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 12, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 12 दिया हुआ, 12 वोल्ट अपन 300 अभी जस्ट निकाले ना। जब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ से 4 या 12, है ना। उसके बाद इससे आप जब कट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 100 है, यानी कि आप कटेंगे तो 1/25 आ चुका है आपके पास। ठीक है, 1/25। अब 1/25 ये क्या आया आपका, ये धारा का मान आया है। ठीक है, I बराबर, और उसके बाद आपको क्या निकालना था, V का मान निकालना है, यानी कि V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए V का फॉर्मूला जो होगा आपके पास वो क्या होगा, V बराबर जो होगा इसी फार्मूले से IR, है ना। I कितना है आपके पास, अभी जस्ट आया 1/25। ठीक है, और R का मान कितना है भाई, अभी जस्ट बनाए थे ना। R का मान कुल प्रतिरोध जो आया आपके पास वो 100 ओम। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है क्या, ये जो, हाँ, इसका मान पूछ रहा है ना, 100 ओम में क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए, है ना। 100 से गुना करेंगे तो आपका कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 4 से कटेगा, यानी कि इसका भी का मान कितना आ गया आपके पास, 4 वोल्ट, है ना, 4 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है,
धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है ना, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका है क्वेश्चन फिर से समझिए एक बार। धारा प्रवाहित का मतलब कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें दो समांतर तार यानी कि दो समांतर तार है और उन दोनों समांतर तार के बीच बल द्वारा परिभाषित, मतलब बल द्वारा उसको परिभाषित करते हैं। तो इसमें ये बताना है कि ये किसके द्वारा ये होता है। तो ये होता है आपका एम्पियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो समांतर तारों के बीच में जो धारा प्रवाहित होती है उसे है ना वो एम्पियर द्वारा ही परिभाषित किया था। यानी कि धारा जब परिभाषित धारा यानी कि किसी धारा का जो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है आपका एम्पियर, है ना। तो ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखिए, यदि एक आवर्धक कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है, वो कितना गुना आवर्धित कर सकता है। ये बस सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको देखिए समझिए क्या होगा। यानी आपको मैग्नीफिकेंट आप यदि आप इसका निकालते हैं तो आपका m बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 + d/f, है ना। और d कितना होता है आपका पास 25 होता है, f का मान कितना दिया हुआ है 2.5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1+, ठीक है ना। यहाँ से आपका जाएगा कितना 10 बार में, है ना, और +1 हो जाएगा तो आपका कितना 11 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 गुना ये हो जाएगा। कैसे निकालना था मैंने जस्ट बताया, मैं 1 + d/f बराबर फार्मूला से निकालना है। d का मान 25 होता है क्योंकि स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है आपका 25 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए आपका d बराबर 25 सेंटीमीटर हमेशा लेते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी यहाँ पर दिया हुआ है आपका f बराबर दिया हुआ है 2.5। जब आप कैंसिल करेंगे 25 से 2.5 से तो भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 10 और यहाँ पर 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या 11 गुना, है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका आवर्धन का, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है ना, ये बताना। जब उत्तल लेंस की ओर जब गति करता है तब जब उत्तल लेंस की तरफ जब गति करता है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा, वो कितना बड़ा होगा ये बताना है। तो वो होता है आपका यहाँ पे बोल रहा है किस आकार से बढ़ता के घटता है तो वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान समझिए, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर जब उत्तल लेंस लगा हुआ हो और वस्तु को उसी तरफ उसको गति करवाएंगे तो जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है, जो आईना में जो दर्पण जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आकार वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो उसकी चाल क्या होगी। चलते हैं, यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है 12 mv², ठीक है ना। और ये इसका मान दिया हुआ आपका कितना a दिया हुआ है भाई, 1 दिया हुआ यानी कि 1 जूल तो आपका काइनेटिक एनर्जी है, यह हो गया 12 और m का मान दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यही बताना है ये कितना डिस्टेंस का, यानी कि क्या बताना है आपको, ये इसकी चाल पूछ रहा है ना, इसका चाल यानी कि आपका इसकी चाल का मतलब ये क्या है, वेलोसिटी आपको बताना है, बिल्कुल वेलोसिटी। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये आप 1/2 है, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, है ना, 2 गुना 1 इधर आ जाएगा तो 2v²। तो आपका तो यहाँ पे आपका 2 बराबर हो गया v²। उसके बाद ये v² यानी v का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2√2, यानी कि 2√2 यानी कि 2 रूट जो होगा इसको आप मान निकालिएगा तो 1.41 मीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1.41 मीटर, है ना। 2 का रूट कितना होगा 1.41। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। एक घर्षण रहित तल पर एक क्षैतिज डोरी से बंधी एक वस्तु सरल आवर्तित गति से करती है, बिल्कुल सही है। जब वस्तु अपनी साम्यावस्था मतलब सामान्य अवस्था में से गुजरती है उस समय उस स्थिति में गतिज ऊर्जा और
जब कमानी के रूप में खींचा जाता है, जब कमानी की तरफ से खींच लेते हैं, जैसे धनुष खींचा जाता है, तब उस स्थिति में उसकी अस्थिर ऊर्जा कितनी होती है ये बताना है। तो उस समय जो इसका अस्थिर ऊर्जा होती है वो होती है 1 के बराबर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर लगाती है तो इसके तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तीसरे देखिए ये नॉमिकल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या था आपका, भी बराबर जो होता है एन लेमडा होता है। एन लेमडा का मतलब क्या, तो इसमें आपका जो तरंग की जो आवृत्ति है वो ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है आपका, तो यहाँ पर आपका एन का मान निकालना है, चक्कर संख्या, और सेकंड टी हो गया, एन टी लगाना है। तो आपका 0.8 से गुना करेंगे आप 24 में, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना 30 हर्ज, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एन टी। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो सबसे अधिक जो होता है आपका वो होता है जल का, यानी ऑप्शन एक कितना होता है भाई, ये होता है 4200 कैलोरी, ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है तब उसके आयतन में परिवर्तन होता है, कितना लगभग परिवर्तन उसका होता है ये बताना है। तो वो होता है आपका 1670 डिग्री सीसी का मतलब होता है कितना सेंटीमीटर होता है ना, उतना उसका सबसे छोटा यूनिट सीसी मतलब सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो जब इसलिए बात है कि इसमें आप क्वेश्चन नंबर 20, तो ये होता क्या होता है पहले कि मतलब घटता है ना, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले घटता है इसका प्रभाव, तो फिर अचानक क्या होता है फिर बढ़ने लगता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब जल को आप 0 डिग्री सेल्सियस पर है और उसको जब गर्म करिएगा तो पहले क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर क्या होता है बढ़ने लगता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। बर्फ और स्टील के लिए घर्षण गुणांक 0.1 है तो 70 kg स्केटर गतिशील करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा ये समझिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका तो यहाँ पे जो घर्षण गुणांक जो होता है आपका वो फॉर्मूला होता है एफ, यानी कि घर्षण गुणांक जो बल होता है एफ बराबर होता है फॉर्मूला म्यू एम जी, ठीक है, तो म्यू एम जी बराबर जो फॉर्मूला होगा, म्यू का मान दिया हुआ आपको कितना 0.1, ठीक है, 0.1 दिया हुआ है, और एम जी, एम का मान कितना दिया हुआ है 70, ठीक है, और जी का जो वैल्यू है आपका वो होता है यानी कि 9.8 मीटर होता है, तो इसको आप 10 ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है, तो आप इसको जब गुना करोगे आंसर तो आपके पास ये पूरा कितना होगा 70 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन जो है डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 70 न्यूटन। चलते हैं अगला ऑप्शन की ओर। एक पत्थर एक मीनार से गिराया जाता है, 30 मीटर गिरने के पश्चात उसका वेग क्या होगा, लगभग कितना होगा ये समझिए क्वेश्चन। तो कोई भी वस्तु जब गिरेगा तो उसका जो फार्मूला बनता है हमारा पास वो होता है क्या, भी स्क्वायर बराबर जो होता है फार्मूला, भी स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक ना, इससे समझिए है ना। तो एक 30 मीटर से गिराया गया, यानी इसका हाइट कितना है 30 है, ठीक है, जी का मान कितना होगा 9.8 लेंगे, है ना, यू 0 है क्योंकि यू का मान तो दिया हुआ है नहीं, और यू को जो तो यहाँ पे जो मान आ रहा है आपका ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी स्क्वायर पर लगाइए, यू का मान तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस
टू का मतलब 2 और जी का मतलब कितना 9.8, ठीक है, और एच का मान कितना है 30। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास आएगा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 588 यानी कि 588। ये किसके बराबर, भी स्क्वायर बराबर। तो भी का मान अगर निकालते हैं आप तो यहाँ से रूट लगा दीजिएगा, तो यानी क्या जाएगा कितना 24, है ना, 24 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। द्रव से भरे एक बर्तन की तली पर दाब इस प्रकार निर्भर नहीं करता है ना, ये बताना है किस पर निर्भर नहीं करता, किस प्रकार से निर्भर नहीं करता है, ये इस बात को समझिएगा। तो ये जो आपका है वो द्रव के घनत्व पर नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो द्रव घनत्व होता है वो किसी बर्तन पे तली पर दबाव निर्भर नहीं करता है, ठीक है। द्रव से भरे यानी कि कोई बर्तन में द्रव भरा हुआ हो तो उस पर तली पर यानी कि तल यानी नीचे वाला भाग जो है उस पर दबाव पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसका जब घनत्व भी बढ़ जाता है तो उसको नीचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। एक गतिशील वस्तु नहीं रखी सकती, मतलब एक गतिशील वस्तु नहीं रख सकती है क्या, तो गतिशील वस्तु में अस्थितिज ऊर्जा नहीं होता, यानी कि डी ऑप्शन सीधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या, स्थिर होना। स्थिर हो, कोई वस्तु रखी हुई हो, अस्थिर हो और उसमें जो आती है ना, उसके कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा उसे अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ जब वस्तु गतिशील है तो इसमें अस्थितिज ऊर्जा आने की कोई संभावना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे वेग तो होगा, संवेग होगा, गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तु में होगा, लेकिन नहीं किस में होगा, वो आपका अस्थितिज ऊर्जा में ही नहीं हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इस बात को समझिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, तो वो होता है दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण लगता है दोनों के बीच, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल करता है। लेकिन उनके बीच की दूरी का तो निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के करता है, क्योंकि और यहाँ पे स्थिरांक करता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मास का गुणनफल का भी हो रहा है, फोर्स का भी हो रहा है, और दूरी का भी हो रहा है ना, लेकिन क्या इनके द्रव्यमानों का योग, यानी कि द्रव्यमान का जोड़ नहीं हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, लेकिन गुणनफल योग नहीं हो रहा है, यानी जोड़ नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उनके द्रव्यमानों का योग के बराबर नहीं होता है, योग के बराबर नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।